तानाशाह ये एक ऐसा वर्ड है जो इन दिनों भारत में भी खूब चर्चा में रहता है। पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आम पब्लिक में भी इस वर्ड का क्रेज खूब बढ़ा हुआ है। आज के वीडियो में तानाशाह इस एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तानाशाह होता कैसे है। People of Wadaya, I come before you today to tell you that the world shall kneel before our great nation. We are 2 months away from enriching weapons-grade uranium to be used for peaceful purposes. वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यह आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी हाल ही में ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में इंडियन गवर्नमेंट को लेकर कुछ खुलासे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि जब इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा था कि ट्विटर प्रोटेस्ट कवर करने वाले अकाउंट को बंद करे, नहीं तो भारत में ट्विटर के ऑफिसर्स को बंद कर दिया जाएगा, ट्विटर एम्प्लॉइज के यहां रेड मारी जाएगी, जैसी बातें जैक डॉर्सी की तरफ से कही गई। जिसके बाद तानाशाह शब्द की मानो बाढ़ आ गई। हर दूसरे पोस्ट में आपको तानाशाह वर्ड दिखाई देने लगा। अब तानाशाही क्या है आइए देखते हैं। तानाशाह कहते किसे हैं? तानाशाह एक ऐसा रूलर होता है जो किसी राष्ट्र या फिर किसी स्टेट को कंप्लीटली कंट्रोल करता है, जिसे या तो ताकत के दम पर या फिर जबरदस्ती हासिल किया होता है। एक तानाशाह आमतौर पर गवर्नमेंट, आर्मी, जुडिशरी के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं उस पर अपना कंट्रोल रखता है। पॉलिटिकल ओपोजिशन को लगभग निल कर देता है, मीडिया को कंट्रोल करके सिर्फ अपना महिमा मंडन करवाता है, एंड सबसे खतरनाक सिविल लिबर्टीज को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इस डिक्टेटर वाले टर्म्स में कुछ नाम बड़े फेमस हैं, जैसे सोवियत यूनियन के जोसेफ स्टालिन, इटली के बेनिटो मुसोलिनी एंड सभी डिक्टेटर का सरदार एडोल्फ हिटलर। ये वो नाम है जो इतिहास बन गए। इनके बारे में आप बस वही जान सकते हो, समझ सकते हो जो लिखा गया है। मतलब जब इनकी तानाशाही चल रही थी तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो एक नाम जिसे तानाशाह की उपाधि दे दी गई है और उसके बारे में अक्सर कुछ ना कुछ न्यूज बाहर आती रहती है, मीडिया उसी तानाशाह के महिमा मंडन में लगा होता है। बर्थडे से लेकर डेथ एनिवर्सरी तक को नेशनल इवेंट की तरह मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, क्लेम तो यह भी किया जाता है कि उसके देश में सभी रिलीजन के लोगों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की आजादी है, जबकि रियलिटी यह है कि सिर्फ बाइबल रखने की वजह से एक पूरी फैमिली को उम्र कैद की सजा दे दी गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। आज के दौर में एक ऐसा लीडर, एक ऐसा रूलर जिसके नाम के आगे तानाशाह वर्ड को जोड़ा जा चुका है। इनके नाम से ऐसी ऐसी स्टोरी बाहर आती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनका फैमिली बैकग्राउंड समझ लेते हैं। किम जोंग की पूरी फैमिली को ही डिक्टेटर की कैटेगरी में रखा गया है। किम जोंग के ग्रैंडफादर यानी इनके दादाजी किम इल सुंग ने साल 1948 में एक न्यू कंट्री स्टेब्लिश करी जिसे नाम दिया नॉर्थ कोरिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया वो एक अलग स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में बताएं, किसी और वीडियो में वो भी बता दिया जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 1948 में नॉर्थ कोरिया की स्थापना के बाद किम इल सुंग ने 1994 तक नॉर्थ कोरिया पर राज किया, लेकिन 8 जुलाई 1994 को उनकी मौत हो जाती है और उनके बेटे किम जोंग इल यानी किम जोंग के पिता के हाथ में पावर आती है और नॉर्थ कोरिया को उनका दूसरा डिक्टेटर मिलता है। साल 1994 से लेकर 2011 तक इन्होंने नॉर्थ कोरिया पर रूल किया, लेकिन 17 दिसंबर 2011 को उन्हें हार्ट अटैक आता है और नॉर्थ कोरिया अपने दूसरे डिक्टेटर से मुक्ति पाता है। और अब नंबर आता है आपके दौर वाले तानाशाह किम जोंग उन का। पिता की मौत के बाद तानाशाही शासन की बागडोर किम जोंग उनके हाथ में आती है और नॉर्थ कोरिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत होती है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए उनका सुप्रीम लीडर किसी भगवान से कम नहीं। एग्जांपल से समझिए, कोरोना पीरियड में लगभग पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे, ना इलाज मिल रहा था और ना ही बेसिक फैसिलिटी। लेकिन इसी बीच किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने एक प्रोग्राम के बीच में रोते हुए बताया कि भाई को फीवर आ गया था और उनकी हालत ठीक नहीं थी। ये सुनने के बाद पता है क्या हुआ? वहां बैठे सारे लोग रोने लगे। आपको लगेगा कि वाह, ये लोग अपने नेता से कितना प्यार करते हैं, उसकी तकलीफ भी इनसे सुनी नहीं जा रही, यही सोचोगे ना। लेकिन सच्चाई सुनो, उस रोने के पीछे का सच क्या है। दरअसल वो रो नहीं रहे थे बल्कि अपनी जान बचाने के लिए नाटक कर रहे थे। और ऐसा क्यों, इसके पीछे की स्टोरी जानो। किम जोंग के पिता की मौत के बाद शोक सभा रखी गई जिसमें जवान से लेकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत सबके लिए रोना जरूरी था। इतना ही नहीं, इन शोक सभाओं के दौरान यह भी नोटिस किया जा रहा था कि भीड़ में कौन कौन है जो ठीक से नहीं रो रहा, क्योंकि कम रोने वालों को किम फैमिली का
वफादार नहीं माना जाता। शोक सभाओं में रोना किम फैमिली के लिए उनकी वफादारी का सबूत माना जाता है। ऐसे में जो सही से नहीं रोया था उसके लिए शोक सभा के 10 दिन बाद क्रिटिसिज्म सेशन रखा जाता है, जिसमें यह तय होता है कि कम रोने वाले को या सही से ना रोने वाले को 6 महीने तक जेल में रखा जाएगा। इस तानाशाही फरमान के बाद कम रोने वाले को रातों रात उठा लिया गया और कई लोगों की तो पूरी फैमिली को अरेस्ट करके महीनों तक लेबर कैंप में रखा गया। लेबर कैंप, इस वर्ड को याद रखना आगे भी आएगा और आगे हम इसकी बात भी करेंगे। साल 2021 में किम के पिता की 10वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई और पूरे देश में 11 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाने का फरमान सुना दिया गया, जिसमें अलग ही लेवल के कानून बनाए गए। हंसने पर रोक लगा दी गई, मतलब कोई भी हंस नहीं सकता, कोई शॉपिंग नहीं कर सकता, कोई शराब नहीं पी सकता, यहां तक कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर जोर जोर से रो भी नहीं सकते। और इन 11 दिन में अगर किसी का बर्थडे आता है तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, और अगर कोई ये कानून मानने से इनकार करता है या शराब के नशे में पाया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। मतलब सुप्रीम लीडर की डेथ एनिवर्सरी मीन पूरे देश में मातम का माहौल। ये तो बात हुई डेथ एनिवर्सरी की। अब जन्मदिन का बताते हैं। किम जोंग के जो पिताश्री थे किम जोंग इल, उनके जन्मदिन को कोरिया में डे ऑफ शाइनिंग स्टार के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन फ्लावर शोज और कई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस जन्मदिन में भी गजब की तानाशाही दिखाई देती है। एक्टर्स को जमा देने वाले ठंडे पानी यानी चिल्ड वाटर में उतरकर परफॉर्म करना पड़ता है। किम जोंग अपने पिताजी के कामों का गुणगान करता है और उसे सुनने के लिए लोगों को -50 डिग्री टेम्परेचर में बगैर ग्लव्स और टोपी के खड़ा कर दिया जाता है और लोग खड़े होकर सुनते भी हैं। और इस दिन छोटी से छोटी गलती करने वाले को भयंकर सजा दी जाती है। जैसे किम जोंग के पिताजी के जन्मदिन पर जो फूल हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे किम जोंगलिया बेगोनिया कहा जाता है, एक बार वो फूल टाइम से नहीं खिल पाया। अब फूल नहीं खिला तो इसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन तानाशाही देखो, जन्मदिन पर फूल नहीं खिला तो किम जोंग ने मालियों को लेबर कैंप भेज दिया। ये होती है तानाशाही। एक और एग्जांपल देखिए, नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां हॉलीवुड मूवीज देखने पर बैन लगा हुआ है और अगर कोई बच्चा भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस बच्चे को भी सजा दी जाती है, जबकि उनके पेरेंट्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था। किम जोंग का मानना है कि अगर बच्चे विदेशी मूवी देखेंगे तो एंटी सोशलिस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच दुश्मनी की वजह से साउथ कोरिया में बने ड्रामा नहीं देख सकते, साउथ कोरिया का ट्रेडिशनल डांस भी नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि बस एक हवाई कानून है, बल्कि इसे एग्जीक्यूट भी किया जाता है। 6 दिसंबर को 2 लड़के जो कि हाई स्कूल में पढ़ते थे, जिनकी उम्र लगभग 15 से 16 साल थी, और उन दोनों बच्चों को सरेआम भीड़ के सामने गोली मार दी गई। उनका जुर्म बस इतना था कि उन दोनों ने कोरियन ड्रामा अपने दोस्तों में शेयर किए थे। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीजियस फ्रीडम पर रिपोर्ट पब्लिश करी गई, जिसमें बताया गया कि नॉर्थ कोरिया में बाइबल रखने की वजह से क्रिश्चियन को उम्र कैद या फिर मौत की सजा दी जा रही। साल 2022 में करीब 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को जेल में डाल दिया गया। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया से भागे लोगों ने एनजीओ को बताया कि वहां पर क्रिश्चियन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, मिशनरीज को खून पीने वाला, मर्डरर, रेपिस्ट बताया जाता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया एक एथिस्ट कंट्री है, वहां के मैक्सिमम लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। नॉर्थ कोरिया के टोटल पॉपुलेशन में 50% पॉपुलेशन एथिस्ट है, 25% क्रिश्चियन है और 25% में सभी रिलीजन आते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन वहां पर माइनॉरिटी है तो उनके साथ ये सब होना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं। हर जगह माइनॉरिटी को ये सब झेलना ही पड़ता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। बस नॉर्थ कोरिया के केस में मामला थोड़ा सीरियस है। जैसे साल 2009 में एक पूरी फैमिली को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था और उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पास बाइबल रखी हुई थी। दावे के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में सभी रिलीजन के लोग फ्रीली अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अनदर हैंड उसकी जो रियलिटी है वो क्लेम के जस्ट अपोजिट है। अब आपको एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। इन दिनों नॉर्थ कोरिया में सुसाइड केस में काफी बूस्ट देखा गया। नॉर्थ कोरिया की स्पाई एजेंसी के मुताबिक सिर्फ मई तक पिछले 1 साल के कंपैरिजन में 40% ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया। एक और एग्जांपल, WHO की 2019 रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में हर 1 लाख लोगों पर 8.2 सुसाइड केस देखे गए और जिन लोगों ने सुसाइड किया उसमें मैक्सिमम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ खुद को खत्म कर लेते हैं। और सुसाइड नोट में जो रीजन बताया था वो था सोशल सिस्टम, भुखमरी और बढ़ती हुई गरीबी। इसे देखते हुए तानाशाह किम जोंग ने पहले सुसाइड डेटा रिलीज करना बंद कर दिया और अब सुसाइड करने पर बैन लगा दिया। और अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोही माना जाएगा, साथ ही ऑफिसर्स को इसका जिम्मेदार मानकर उसे सजा दी जाएगी। ये होती है तानाशाही, जो एक देश के राजा के लिए तो बड़ी मजेदार होती है, लेकिन उस देश की आम पब्लिक अपने बेसिक राइट्स के लिए भी मारी जाती है। एक वर्ड बोला था याद रखने के लिए, लेबर कैंप। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिटलर का गैस चैम्बर।
बस दोनों में फर्क इतना है कि वहां पर लोग एक बार में मर जाते थे और यहां पर लोगों को धीरे धीरे तड़पा कर मारा जाता है। नॉर्थ कोरिया में सबसे टफ इम्प्रिजमेंट लेबर कैंप में दी जाती है, जहां ना तो ठीक से खाना दिया जाता है और ना ही पूरी तरह प्यास बुझाने के लिए पानी दिया जाता है। साल 2014 में लेबर कैंप से बच निकले कुछ कैदियों ने यूएन कमीशन को वहां पर दी जाने वाली सजा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लेबर कैंप में हार्ड लेबर वर्क कराया जाता है, भूखा रखने के साथ साथ रेप, फीमेल कैदियों का जबरन एबॉर्शन और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों का ब्रूटल मर्डर कर दिया जाता है। एक फीमेल कैदी सिंडांग ह्यूक ने बताया कि उन्होंने लेबर कैंप में खाने की कमी की वजह से छिपकली, सांप और चूहे जैसे हर रेंगते हुए जानवर को खाया है। आप समझ रहे हो, अगर कोई देश तानाशाही के चंगुल में फंस जाता है तो वहां की पब्लिक का क्या हाल होता है, कैसे उन्हें सिर्फ एक राजा का गुणगान करना पड़ता है और ना करने पर कैसी कैसी सजा दी जाती है। तानाशाही आपके लाइफ को धीरे धीरे जहन्नम की तरफ ले जाती है, जबकि डेमोक्रेसी आपको एक बेहतर और डेवलप्ड लाइफ प्रोवाइड कराती है। फैसला आपका, आपको क्या पसंद है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।